Hello everyone, my name is Rashi Sharma. Today we are going to cover class 9th SST Civics Chapter 3 Electoral Politics Part 3. What is our system of election? So अभी तक हम इस चैप्टर को बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग से पढ़ चुके हैं. मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बोला था कि दिस चैप्टर इज जस्ट नॉट फॉर योर क्लास 9th. दिस चैप्टर इज फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो रिगार्डिंग द इलेक्शंस. Am I clear with this? So till now what we have covered is what is the elections. It is basically a system where people elect their rulers or leaders. क्लियर है. अभी तक हम और क्या क्या कवर कर चुके हैं कि इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो होते हैं वो एक क्राइटेरिया होता है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का, राइट जहां पे आप कह सकते हो कि दीज इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस. तो उसके साथ में और बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं. क्लियर है. यहाँ पे हम लोगों का एज अ सिटीजन हमारा क्या रोल होता है हम ये भी कवर कर चुके हैं. अब हम जो कवर करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और वो बहुत ही, इस चैप्टर को आप ये कह लीजिए अब ये चैप्टर बिल्कुल खत्म ही होने वाला है आपके लिए. समझ में आ रहा है. तो अब आप धीरे धीरे अपने 2-3 एस्पेक्ट कवर कर चुके हैं. अब जो मेन एस्पेक्ट है हम उसको कवर करने वाले हैं, लीडर्स. क्लियर है. ये लीडर्स जिन्हें हम चूज करते हैं इनका क्या रोल होता है, हम इन्हें कैसे चूज करते हैं, हमारे चूज करने से पहले इनको क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, ये सारे के सारा हम चैप्टर में कवर करेंगे. आगे बात समझ में. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम. क्लियर. Nomination of candidates. When we are talking about the candidates first, so to be a candidate किस चीज के लिए, इलेक्शन में खड़े होने के लिए you need to be at least 25 years old. आपको कम से कम 25 years old होना पड़ेगा if you want to participate in an election. क्लियर है. as a candidate. क्लियर. There are some restrictions on criminals. Criminals के ऊपर कुछ restrictions हैं, but these apply only in very serious cases. But ये restrictions बहुत ही serious cases में क्या होते हैं, apply किए जाते हैं. देखो मैं एक चीज बता देती हूँ, इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा स्ट्रेट क्वेश्चंस बन के आते हैं. कोई घुमा फिरा के आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछेगा इस चैप्टर में. ओनली द स्ट्रेट क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दिस चैप्टर. क्लियर है. सो अभी मैं आपको इस स्लाइड पे अगर मैं बताऊं तो आपके पास में एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आ सकता है ये वाला, 25 years of 25 years of age. That means it can come in your question कि अगर आपको कैंडिडेट के लिए खुद को चूज करवाना है सो आपकी क्या क्राइटेरिया होगा एज का, तो यू शुड बी 25 years of old. 25 years of old. समझ में आ रहा है. 25 years old आप होने चाहिए. सो टू बी अ कैंडिडेट यू नीड टू बी एटलीस्ट 25 years old और 25 years of age should be there. So this can come in your MCQ. Very very important. कुछ जो स्लाइड्स में से मुझे ऐसा लगेगा कि कोई एमसीक्यू में है या कोई 2 marks 3 marks का क्वेश्चन है तो मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी. आगे बात समझ में. सो यहां तक हम कवर कर चुके हैं. अब हम बात करते हैं पार्टी टिकट किसे कहते हैं. क्लियर है. पॉलिटिकल पार्टी चूज देयर कैंडिडेट एंड गिव देम देयर सिंबल एंड सपोर्ट. क्या होता है बच्चा, पॉलिटिकल पार्टीज भी क्या करती है, वो अपने कैंडिडेट्स चूज कर लेती है कि हमारे यहाँ से जो इलेक्शन होने वाला है, हमारे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो इलेक्शन होने वाला है वहां पे हमारी पार्टी से ये बंदा जाएगा. समझ में आ रहा है. ये कैंडिडेट हम इसको आगे भेजने वाले हैं. या कोई अगर आगे से आता है कि हमें लड़ना है तो वो उसको देखते हैं, अगर वो उन्हें ज्यादा केपेबल लगता है तो वो उसे अपना क्या देते हैं, सिंबल देते हैं, सपोर्ट देते हैं. समझ में आ गया. तो ये जो सिंबल और ये जो सपोर्ट वो उसको देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पार्टी टिकट. क्या बोलते हैं, पार्टी टिकट. आगे बात समझ में. So now you got what is the meaning of the party ticket. So basically when political party give the party support and the symbol to someone, that is known as the party ticket. आगे बात समझ में. This question can also come in your MCQ. आपसे पूछा जा सकता है कि जब पॉलिटिकल पार्टी सिंबल और सपोर्ट देती है किसी को तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टी टिकट बोलते हैं. आगे बात समझ में. तो अभी तक 2 एमसीक्यू के क्वेश्चंस मैं आपको बता चुकी हूं. एक तो कैंडिडेट की एज क्या होनी चाहिए इफ दे वांट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन एज अ कैंडिडेट, एंड व्हाट इज द पार्टी टिकट. आगे बात समझ में. यहां तक चलें आगे. अभी every person who wants to contest an election has to fill out a nomination form and give some money as a security deposit. समझ में आ रहा है. अगर किसी कैंडिडेट को कंटेस्ट करना है इलेक्शन तो सबसे पहले तो उसको क्या चाहिए, पार्टी टिकट चाहिए, पार्टी का सपोर्ट चाहिए. उसके बाद में उसको क्या करना पड़ता है बेटा, he has to or she or he has to fill a nomination form. नॉमिनेशन फॉर्म में उसका पार्टी का सिंबल लगता है. क्लियर है. और नॉमिनेशन फॉर्म के साथ साथ में उसे क्या जमा कराना पड़ता है, सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा करवाना पड़ता है. आगे बात समझ में. यहां तक एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन जिसे हम एफिडेविट भी बोलते हैं, गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, डिटेल्स ऑफ द असिस्ट एंड द लाइबिलिटीज, एंड द कैंडिडेट की फैमिली की पूरी डिटेल भी इसमें जाती है.
educational qualifications of the candidate. So this is all is required. ठीक है, ये सब रिक्वायर्ड है. अगर जो लीगल डॉक्यूमेंट, जिस लीगल डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसमें इन सारी चीजों को प्रॉपरली मेंशन करना कैंडिडेट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे बात समझ में क्लियर है यहां तक? इलेक्शन कैंपेन. सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि अगर आपको कैंडिडेट एज अ कैंडिडेट आपको सबसे पहले चूज करवाना है खुद को. ठीक है, कैंडिडेट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया है कि इलेक्शन फाइट करने के बाद में आप लीडर बनोगे, लेकिन उससे पहले तो आप कैंडिडेट ही रहोगे ना. सो इफ यू वांट टू बी चूजन एज अ कैंडिडेट, सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा? पार्टी टिकट चाहिए होगा. क्लियर है? पार्टी टिकट लेने से भी पहले कम से कम आप उस एज जो क्राइटेरिया है उसको सूट होने चाहिए. और एज क्राइटेरिया कैंडिडेट्स के लिए क्या है बेटा? 25 ईयर्स ओल्ड. समझ में आ गया? देन आपको क्या चाहिए? पार्टी टिकट चाहिए, पार्टी का सिंबल और सपोर्ट. देन यू विल फिल दी नॉमिनेशन फॉर्म. नॉमिनेशन फॉर्म के फिल के साथ करने आप क्या क्या करोगे? सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करवाओगे. उसके बाद में यू विल गिव अ लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके एसेस, आपके पास ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, आपकी पूरी फैमिली की कहते हैं ना इंफॉर्मेशन, वो सब आपको आपके उस लीगल डॉक्यूमेंट में करवाना पड़ेगा. यहां तक बात समझ में हमें क्लियरली आ चुकी है. अब हम बात करते हैं इलेक्शन कैंपेन की. क्लियर? Election campaign happens for 2 weeks between the final list of the candidates being announced and the polling date. So election campaign is very very important part बेटा. इलेक्शन कैंपेन जो है वो पोलिंग डेट से पहले किया जाता है. जो हमारी वोट डालने वाली एक जो डेट होती है, इलेक्शन डेट जो हमारी होती है, उससे पहले क्या होते हैं? हमारे कैंपेन्स फाइट किए जाते हैं. इलेक्शन कैंपेन करते हैं लोग. बेसिकली वो लोग जो इलेक्शंस में उतरे हुए होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? इधर उधर घूम के लोगों का सपोर्ट लेने के लिए कैंपेन करते हैं. उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्शन कैंपेन. ड्यूरिंग दिस टाइम, इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे क्या क्या चीजें की जाती हैं बच्चा? कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट द वोटर. जो कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वोटर्स को कॉन्टैक्ट करते हैं. अगर आपको याद होगा या कभी आपने अपनी गलियों में देखा होगा, तो जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो आपकी गली में बहुत सारे लोग आते हैं जो जो आपके उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन फाइट करने वाले होते हैं, अलग अलग पार्टी के. वो सब लोग आपके पास आते हैं, आपके घर की बेल बजाते हैं, आपको बोलते हैं प्लीज वोट फॉर अस, हम ये रोडे बनवा देंगे, हम ये करवा देंगे आपके लिए, हम वो करवा देंगे आपके लिए. सो इस तरीके की चीजें करने के लिए लोग आपके पास में आते हैं. दैट मीन्स कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट द वोटर्स. कैंडिडेट क्या करते हैं? हम वोटर्स को कॉन्टैक्ट करते हैं. लीडर्स होल्ड इलेक्शन मीटिंग्स. पार्टीज गैदर देयर सपोर्टर्स ड्यूरिंग दिस टाइम. जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं उस पार्टी के, वो इलेक्शन मीटिंग्स करते हैं और ज्यादा लोगों को बोलते हैं कि तुम और लोगों को लेकर आओ अपने पास में, हमारी पार्टी के और ज्यादा फॉलोअर्स बनने चाहिए. ठीक है, पार्टीज गैदर देयर सपोर्टर्स ड्यूरिंग दिस टाइम. पार्टीज अपने और ज्यादा सपोर्टर्स को क्या करते हैं? गैदर करते हैं. Newspapers and TV news cover election related story and debates. Obviously this is very very common कि हम हर जगह इलेक्शंस के टाइम पे क्या देख रहे होते हैं? न्यूज देख लो, या आप न्यूज देख लीजिए, न्यूज़पेपर्स देख लीजिए, टीवी में जो न्यूज आती है मैं उसकी बात कर रही हूँ. आप कुछ भी देख लीजिए, हर जगह आपको क्या कवरेज मिलता है? इलेक्शन का ही कवरेज मिल रहा होता है इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पे. क्लियर? However, election campaigns don't work just last 2 weeks. Parties start preparing for election months before they happen. ऐसा नहीं होता है कि वो जो इलेक्शन कैंपेन होते हैं लोग उसी में बस अपना पूरा 100% दे रहे होते हैं और वो उसी टाइम की बात होती है. सिर्फ इलेक्शन कैंपेन कह लो या इलेक्शंस कह लो बच्चे, लोग बहुत बहुत सालों से क्या कर रहे होते हैं? प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं. वो सिर्फ उन 2 वीक्स के लिए नहीं होता है. वो लोग बहुत टाइम पहले से क्या कर रहे होते हैं? प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं इलेक्शन कैंपेन अच्छे से करने की या इलेक्शंस में खड़े होने की. क्लियर? सम सक्सेसफुल स्लोगन्स फ्रॉम द पास्ट इलेक्शंस. देखो क्या होता है, अगर तुमने कई बार देखा होगा कि कभी कोई सब्जी वाला आता है या कोई चीज कोई बेचने वाला आता है, तो वो अलग अलग तरीके से नाम बोलता है या वो अलग अलग तरीके से अपनी चीज को बेचने के लिए उसके कोई भी लाइंस बना लेता है, तो हम फटाफट ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ. समझ में आ रहा है? अभी हम नॉर्मल बैठे हुए हैं और कोई फल फ्रूट, अगर हम कोई हमारे फ्रूट्स बेचने आया है और वो कुछ अच्छा सा राइम बना के बोल रहा है, तो हम बाहर जाके देखते हैं, अरे यार ये कौन है? करते हैं ना हम लोग. तो हम लोग उनकी उन लाइन से या उनके बोलने के तरीके से हम लोग क्या हो रहे होते हैं? बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं. सो हम जाते हैं वहां पे. द सेम थिंग गोज विद द लीडर्स बच्चे. कई बार क्या होता है, लीडर्स हम वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, हमें हैप्पी करने के लिए या हमें खुद को दूसरों से अलग दिखाने के लिए क्या करते हैं? अलग अलग स्लोगन्स बोलते हैं. समझ में आ रहा है? तो उन स्लोगन्स की वजह से क्या होता है, कई बार उनकी पार्टी या वो खुद बहुत ही फेमस हो जाते हैं लोगों के बीच में. जैसे कि कुछ स्लोगन्स हैं पास्ट इलेक्शन में से: गरीबी हटाओ, सेव डेमोक्रेसी, लैंड टू द टिलर,
protect the self-respect of the Telugu. So these are some of the slogans which were very famous in the past elections. Clear? Garibi Hatao. In 1971, the Congress party led by the Indira Gandhi used the slogan Garibi Hatao, remove poverty. She promised to reorient the government policies to fight the poverty. गरीबी हटाओ was a slogan which was came up in 1971 by the Congress party. जब वो किसके अंडर में थी? इंदिरा गांधी के अंडर में थी. गरीबी हटाओ का मतलब ही है टू रिमूव द पॉवर्टी. इंदिरा गांधी ने लोगों को प्रॉमिस किया था कि वो जो पॉवर्टी जिससे वो फाइट कर रहे हैं वो उसको क्या करेगी? खत्म करेगी उनके लिए. क्लियर है? सो दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम इन योर एमसीक्यू बेटा. आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन है आराम से कि गरीबी हटाओ was a slogan which was driven by, कौन लेकर आया था? इंदिरा गांधी लेकर आए थे 1971 में जब वो कांग्रेस पार्टी को डील कर रहे थे. क्लियर है? बात समझ में आ गई है? सो दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल क्वेश्चंस जो आपके एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट इज दी सेफ डेमोक्रेसी. अगेन दिस क्वेश्चन कैन कम इन योर एमसीक्यू. Save democracy. In 1977, the Janata Party under Jai Prakash Narayan used the slogan Save Democracy, promised to restore civil liberties after the emergency. Emergency के टाइम पे जो लोगों की एक बेसिक लिबर्टीज थी उनके ऊपर जो एक तरीके से आप ये कह लीजिए रोक लग गई थी, उनको जो कंट्रोल करने लग गए थे लोग, उसके लिए जयप्रकाश नारायण आए थे. उन्होंने क्या बोला था कि आई विल फाइट फॉर दैट बेसिक लिबर्टीज, जो सिविल लिबर्टीज हैं लोगों की, मैं उसके लिए क्या करूंगा? फाइट करूंगा. और तब वो लेकर आए थे स्लोगन दैट इज द सेव डेमोक्रेसी. आगे बात समझ में? सो गरीबी हटाओ वाज टेकन बाय इंदिरा गांधी एंड सेव डेमोक्रेसी वाज डन बाय द जयप्रकाश नारायण. क्लियर बच्चा? नेक्स्ट, लैंड टू द टिलर. अभी तक इस पे से क्वेश्चन नहीं आया है बट फिर भी आप याद रखेंगे कि लैंड टू द टिलर कौन लेकर आया था. क्लियर? In the 1977 West Bengal Assembly elections, the Left Front used the slogan "Land to the Tiller." Left Front ने यूज किया था ये "Land to the Tiller." हमें याद रखना है, बहुत इजी हो जाएगा. देखो याद करने का तरीका बता देती हूँ. लैंड और लेफ्ट. सो L and L. L for land and L for left. So Left Front लेकर आए थे "Land to the Tiller" slogan. Clear? Next. Protect the self-respect of the Telugus. In the 1983 Andhra Pradesh Assembly elections, the Telugu Desam Party led by N.T. Rama Rao used the slogan "Protect the self-respect of the Telugu." So, protect the self-respect of the Telugu was also a slogan which was taken up by the Telugu Desam Party. आगे बात समझ में? तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस कौन लेकर आया था? तेलुगु पार्टी लेकर आई थी. अगर आपको तेलुगु पार्टी याद रह जाएगी सो इट विल ऑलरेडी कम इन द एमसीक्यू. ये अगर क्वेश्चन आएगा आपके पास में तो किस में आएगा? एमसीक्यू में आएगा. एमसीक्यू में आएगा तो आप अगर आपको इतना याद है कि तेलुगु पार्टी थी तो जब आप देसाम को वर्ड को पढ़ोगे तो आपको अपने आप क्लिक हो जाएगा दैट द आंसर इज द तेलुगु देसाम पार्टी. आगे बात समझ में? ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो आपको एमसीक्यू को सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है. कई बार ऐसा होता है एसएसटी में आपको ऐसा लगता है मैम बहुत बड़ा वर्ड है, तो आप कुछ उसके आगे और पीछे का वर्ड जैसे याद कर लीजिए. जब आप एमसीक्यू करेंगे तो आप उसको फिर आप मतलब कहते हैं ना, वो अगर आप आगे और पीछे के वर्ड्स भी आपको याद हो गए तो एमसीक्यू करने के टाइम पे आपको बहुत मदद मिल जाएगी उससे. क्लियर है? बात समझ में आ गई? सो 4 स्लोगन्स हमें समझ में आ चुके हैं अच्छे से. अकॉर्डिंग टू इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन. अब हम बात करते हैं जब इलेक्शन का टाइम चल रहा होता है तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं. वो क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं? जो किन पे लगी हुई होती है? कैंडिडेट्स पे लगी हुई होती है. जैसे कि पहली, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन ब्राइब और थ्रेटन द वोटर्स. कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट ब्राइब नहीं कर सकता है. ठीक है? ब्राइब मतलब आप किसी भी तरीके से लोगों को एक तरीके से ना उनको ब्राइब पैसे नहीं दे सकते हो. और थ्रेटन द वोटर्स, और आप लोगों को जो वोटर्स हैं उनको डरा नहीं सकते हो. क्लियर है? पहले बात समझ में आ गई है. सेकंड, अपील टू देम इन द नेम ऑफ द कास्ट. आप उनको कास्ट के नाम पे अपील नहीं कर सकते हो. इसका मतलब मैं समझाती हूं. जैसे कि कोई कैंडिडेट आपको आके बोले अरे जी मैं भी ब्राह्मण, आप भी ब्राह्मण, आप हमें वोट करिए. इस तरीके के डायलॉग्स आप किसी के साथ में भी नहीं कर सकते हो जहां आप कास्ट को बीच में ला रहे हो. क्लियर है? थर्ड थिंग,
यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर द इलेक्शन कैंपेन। आप गवर्नमेंट के किसी भी रिसोर्स को, चाहे से वो गवर्नमेंट के लोग हो, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स मतलब, या फिर गवर्नमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी हो, आप उसे इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे यूज नहीं कर सकते हो। सो दीज आर द सम थिंग्स विच इज स्ट्रिक्टली नो फॉर द कैंडिडेट्स और एनी पार्टी। Clear? Spend money more than 25 lakh in a constituency for a Lok Sabha election and 10 lakh in a constituency in an assembly election. आ गई बात समझ में? असेंबली इलेक्शन में 10 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हो और लोकसभा के इलेक्शन में 25 लाख से ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते हो। आ गई है बात समझ में? सो ये हो गई कुछ ऐसी 4 चीजें जो कि कैंडिडेट और पार्टी को ध्यान रखनी है कि उन्हें ये चीज फॉलो करनी ही करनी है। आ गई बात समझ में बच्चा? If they do so, their election can be rejected by the court even after they have been declared elected. अगर हमने जो चीजें पढ़ी, 4 चीजें जो हमने पढ़ी कि ब्राइब नहीं कर सकते हो, थ्रेटन नहीं कर सकते हो, गवर्नमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते हो, या आप लोगों को कास्ट के नाम पे वोट्स नहीं ले सकते हो, या फिर आप 25 लाख या 10 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हो। अगर इनमें से कोई भी चीज कोई भी करता हुआ हमें दिखता है या पूरा लोगों को दिखता है कि उन्होंने गलत किया है, किसी पार्टी कोई गलत कर रही होती है या कोई कैंडिडेट कोई गलत कर रहा होता है, तो उसी वक्त उसको क्या कर दिया जाता है, इलेक्शन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? उसके इलेक्शन को क्या कर दिया जाता है बच्चे? रिजेक्ट कर दिया जाता है बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। चाहे से वो कितने ही इलेक्टेड डिक्लेयर्ड हो गए हों, लेकिन अगर वो इनमें से कोई भी चीज को करते हैं तो उन्हें क्या कर दिया जाता है? रिजेक्ट कर दिया जाता है। आ गई ये बात समझ में? क्लियर है? बिल्कुल डन। चलें, अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? All the political parties in our country have agreed to a model code of conduct for election campaign. No party can violate it. कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो कि हर एक पार्टी को फॉलो करने होते हैं और कोई भी पार्टी उसको वायलेट नहीं कर सकती है। समझ में आ गया है? सो अगर मैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करूं, सो ये 3 चीजें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आपके कवर होती है। सबसे पहला, एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, सेकेंड गवर्नमेंट व्हीकल, एंड थर्ड बिग पॉलिसी डिसीजन। अब इसका मतलब क्या है? एनी प्लेस ऑफ वर्शिप का मतलब क्या है? यू कैन नॉट यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एज योर इलेक्शन प्रोपोगेंडा। समझ में आ रहा है? आप कोई भी वर्शिप की जगह को इलेक्शन प्रोपोगेंडा की तरह यूज नहीं कर सकते हो। आ गई बात समझ में? गवर्नमेंट व्हीकल्स, नो वन कैन यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन द इलेक्शन कैंपेन। आ गई है बात समझ में? दूसरी भी। तीसरी, बिग पॉलिसी डिसीजंस। बिग पॉलिसी डिसीजन का मतलब यहाँ पे क्या है? कई बार लीडर्स क्या सोचते हैं या जो नेता लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, लोगों को थोड़ा सा लालच दे देते हैं कि देखो हम तो तुम्हारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं। सो इलेक्शन होने से पहले कुछ बड़ा प्रोजेक्ट डाल देते हैं जिससे लोगों को लगे यार ये तो ये प्रोजेक्ट करेगा तो हमारे लिए बहुत फायदा होगा। सो इस तरीके की कोई भी चीज कोई भी नेता नहीं कर सकता है। जैसे ही इलेक्शन की डेट फाइनल होती है और उससे भी बहुत टाइम पहले उनके सारे प्रोजेक्ट्स और सब चीजों पर क्या लगा दी जाती है? रोक लगा दी जाती है, जिससे वो लोगों के को और ज्यादा कहते हैं ना इंप्रेस करने के लिए वो किसी भी तरीके का कोई बड़ा प्रोजेक्ट ना डाले या कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजंस ना ले। आ गई ये बात समझ में? सो ये तीनों चीजें किसमें कवर होती है बेटा? कोड ऑफ कंडक्ट के मॉडल में कवर होती है। आ गई बात समझ में बच्चे? Place of worship cannot be used for the election propaganda. I already told you. Government vehicles, aircrafts, and the government officials cannot be used for the elections. Once elections are announced, ministers shall not lay foundation stone of any project, take any big policy decisions, or make any promise of providing public facilities. So these 3 are the model code of conduct. Polling and counting of the votes. पोलिंग बोथ हमारे आसपास में जो जगह होती है, जैसे कि स्कूल्स हो गए या कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, उन्हें हम क्या यूज करते हैं? वो क्या बनते हैं हमारे लिए? पोलिंग बूथ्स बनते हैं। फिर हम वहां पे क्या जाते हैं? पोलिंग बूथ समझ में आ गया? फिर हम मार्क द फिंगर, हम वहां जाते हैं, अंदर जाते हैं। तो आप कभी अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, आपके फिंगर्स पे, जो आपकी बेसिकली ये फिंगर होती है, उस पे क्या लगा दिया जाता है? इंक लगा दिया जाता है। दैट मीन्स कि आपने वोट दे दिया है, जिससे आप दूसरी बार आके वोट ना दे पाओ। समझ में आ रहा है? थर्ड, आप क्या करते हो? फिर आप वोट डालने जाते हो।
एक रूम होता है बच्चे, रूम में है ना 6-7 लोग बैठे हुए होते हैं, हम जाके उन्हें क्या दिखाते हैं, अपनी वोटर आईडी दिखाते हैं या अपना आधार कार्ड दिखाते हैं। क्लियर है? आधार कार्ड देखने के बाद में वो पहचान जाते हैं कि हाँ दिस इज द राइट पर्सन, इस नाम का ये इंसान बिल्कुल सही है। फिर वो हमारी फिंगर पे क्या लगा देते हैं, वो इंक लगा देते हैं। उसके बाद में उस रूम में थोड़ी सी जगह अंदर जाके क्या होता है, एक मशीन रखी हुई होती है, उस मशीन को कवर किया हुआ होता है कोई पर्दे से। वहां पे जाके हम अपना वोट क्या करते हैं, कास्ट करते हैं उस मशीन पे। समझ में आ रहा है? उस मशीन का नाम क्या होता है, ईवीएम। समझ में आ रहा है? तो फिर उन ईवीएम को ले जा, जब सबने वोट दे दिया होता है, एक टाइम जो होता है वोटिंग का, जब वो खत्म हो जाता है तो उन ईवीएम्स को कहाँ ले जाया जाता है, एक सिक्योर जगहों पे लेके चला जाया जाता है। वहां पे फिर थोड़े टाइम बाद में टोटलिंग ऑफ वोट्स किए जाते हैं एंड देन द डिक्लेरेशन ऑफ विनर इज बीइंग डन। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ दैट। क्लियर? Voters on voters list visit local polling booths. Booths are mostly located in schools or the government offices. हमेशा booths जो होते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब हमेशा schools में या government offices में बनाए जाते हैं. Election officials identify the voters, mark their finger and allow them voting. मैंने आपको अभी भी just बताया. An agent of each candidate sit inside the polling booth to ensure fair vote. In the past, voters used to indicate their choice by putting a stamp on a ballot paper. पहले के टाइम पे क्या होता था बेटा, बैलेट पेपर के थ्रू क्या करती वोटिंग की जाती थी, लेकिन बहुत पेपर वेस्टेज हुआ करता था, इसलिए उसके बाद में क्या लेकर आया गया, ईवीएम मशीन लेकर आई गई. बैलेट पेपर इंक्लूड्स कैंडिडेट नेम, पार्टी नेम्स एंड द सिंबल. बैलेट पेपर पे क्या क्या लिखा होता था, कैंडिडेट का नाम, पार्टी का नाम और उसका सिंबल लिखा हुआ होता था. क्लियर? Nowadays, electronic voting machines are used. EVMs को use करते हैं. Display candidate names and party symbols. Voters press button against the chosen candidate. इस तरीके की अगर आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, सो इस तरीके की एक मशीन होती है. उस मशीन पे कैंडिडेट का नाम लिखा है, उसका सिंबल लिखा है, फिर एक छोटी सी लाइट जैसा एक बटन होता है गोल सा, और फिर बटन होता है. आप उस बटन, बड़े बटन जो होता है लास्ट में, उसको पॉइंट करते हो या उसको प्रेस करते हो, तो उसके आगे जो एक लाइट जलने वाला बटन होता है, अगर आपने उस कैंडिडेट को वोट किया है तो उस कैंडिडेट के आगे वाली लाइट जल जाती है. So this is how EVMs look like. Clear? Voter verifiable paper audit trail, VVPAT machine. ये क्या होता है बेटा? आप कभी अपने पेरेंट्स से पूछना वापस से ये बात भी, कि जब वो इलेक्शन में ईवीएम मशीन पे वोट देते हैं तो जैसे ही वो कोई बटन प्रेस करते हैं तो थोड़ी देर के लिए ऊपर एक हल्का से प्रिंटिंग मशीन नहीं आता है, हम एटीएम की मशीन यूज करते हैं, तो हम जब एटीएम पे अपना ट्रांजेक्शन करते हैं तो ऊपर एक प्रिंट निकल के आता है पेपर का, वैसे ही एक छोटा सा पेपर निकल के आता है जिसमें जैसे जस्ट फॉर सपोज अगर मैंने किसी एवाई को वोट दिया है, तो जैसे ही मैंने एवाई का बटन प्रेस किया वैसे ही ऊपर से वो छोटा सा प्रिंट निकल के आया पेपर का एवाई. समझ में आ रहा है? ठीक है. सो उसमें क्या हो गया, उसका रीजन क्या है, कि जिससे मैं क्लियर हो जाऊं कि हाँ मैंने वोट सही दिया है, क्योंकि जो मैंने यहां प्रेस किया वहीं पे वो मुझे छोटे से प्रिंट पे दिखेगा पेपर पे. समझ में आ रहा है? डिस्प्लेज अ प्रिंट स्लिप फॉर 7 सेकेंड. वो सिर्फ 7 सेकंड के लिए आपको दिखती है डिस्प्ले. शोज, उसमें आपका सीरियल नंबर होता है, नेम ऑफ द चूजन कैंडिडेट, आपने जिसको चूज किया है कैंडिडेट उसका नाम होता है, सिंबल ऑफ द चूजन कैंडिडेट होता है. अलाउज, ये क्यों होता है, जिससे वोटर क्या कर पाए, वेरीफाई कर पाए अपने वोट को, कंफर्म कर पाए दैट वोट हैज बीन कास्ट फॉर द इंटेंडेड कैंडिडेट, जिसको वो वोट करना चाहते थे उसको वोट डल चुका है. आ गई है बात समझ में बच्चे? After voting, all EVMs are sealed and taken to a secure place. A few days later, on a fixed date, all EVMs from a constituency are opened and votes for each candidates are counted. एक दिन डिसाइड किया जाता है कि इस दिन क्या होगा, रिजल्ट आएगा, सारे EVMs को फिर अलग अलग जगह पे खोला जाता है और क्या होता है, वोटिंग्स होते हैं, और जो पूरा प्रॉपर वोटिंग का काउंटिंग वगैरह चल रहा होता है ये आपको न्यूज पे दिख रहा होता है अच्छे से. ठीक है. सो एजेंट्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स इंश्योर द काउंटिंग इज डन properly. The candidate with the highest number of the votes from a constituency is declared elected. In a general election, counting of votes in all constituency usually happens simultaneously on the same day. General election का मतलब समझ में आ गया है ना, जब सारी constituency का एक साथ इलेक्शन होते हैं. जनरल इलेक्शन के साथ साथ में उसका दूसरा टाइप क्या होता है बेटा, बाय इलेक्शन. बाय इलेक्शन मतलब जब मुझे स्पेशली किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब इलेक्शन करवाना है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी पे जो लीडर थे वो क्या हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है या वो सीट वैकेंट हो चुकी है, तब जब मैं सिर्फ उस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन करवाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाय इलेक्शन. और जब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन एक साथ होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, जनरल इलेक्शन. आ गई बात समझ में? डन है. Television channels, radio and newspaper report the results. Within a few hours of counting, the results are declared and it becomes clear who will form the next government. So, this is all about the chapter.
अभी तक हमने जो पढ़ा है, यहां तक जो हमने पार्ट कवर करा है इस चैप्टर का, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट पार्ट ऑफ द चैप्टर। क्लियर है? कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं वो एक बार हम पढ़ लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं। एक्सप्लेन द क्राइटेरिया एंड प्रोसेस फॉर द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स इन इलेक्शन इन इंडियन, लाइक कहते हैं ना, इन इंडियन इलेक्शन। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आप डिसाइड करते हो दैट यू वांट टू बी अ कैंडिडेट इन एन इलेक्शन। क्लियर? आप कैंडिडेट के लिए अपना नाम देना चाहते हो, फिर आप ये देखते हो कि आप 25 ईयर्स ऑफ एज वाले क्राइटेरिया को आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो। देन यू गेट दी पार्टी टिकट। बच्चे, पार्टी टिकट देने के बाद में आप क्या करते हो? नॉमिनेशन फॉर्म फिल करते हो, और साथ में सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आप नॉमिनेशन फॉर्म फिल करते हो, फिर आप क्या करते हो? सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर्म करते हो। सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर्म करने के बाद में आप क्या करते हो? मैं यहां लिखती हूं, आप अपनी लाइबिलिटीज बताते हो, अपने एसेट्स बताते हो थ्रू अ लीगल डॉक्यूमेंट। आ गई बच्चा बात समझ में? सो दिस इज द होल क्राइटेरिया एंड द प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, describe the rules in the conduct of election campaign including the legal restrictions and the model code of conduct। so क्या क्या रूल्स थे और क्या क्या कहते हैं ना, क्या क्या चीजें थी उनके ऊपर जो हर एक पार्टी और इलेक्शन में खड़े होने वाले लोगों को माननी थी। सबसे पहले वो किसी को ब्राइब नहीं दे सकते हैं, किसी भी लोग से कास्ट के नाम पे वोट नहीं ले सकते हैं, गवर्नमेंट व्हीकल्स को यूज नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को यूज नहीं कर सकते हैं, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन में 25 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल असेंबली इलेक्शंस में 10 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। ये तो थे कुछ नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर हमने बात करी थी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की। अगर आपको याद हो तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या चीजें थी? सबसे पहली चीज क्या थी? पहली, दूसरी, तीसरी, जल्दी बताओ। मैं लिखती हूं, वेयर शुड आई राइट? यस, मैं यहां लिखती हूं मॉडल मैंने आपको एक नॉर्मल चीज बता दी है। 1 2 3 3 क्राइटेरियाज वर देयर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। कौन कौन से थे? जल्दी सोचो, मैं कुछ हिंट दूं? गवर्नमेंट ऑफिसेस, ऑफिशियल्स, व्हीकल्स। मैं ही लिखती हूं। सबसे पहले आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लेट मी जस्ट क्लियर द स्पेस। यस, अब मैं यहां लिखती हूं आपके लिए। हाँ जी, इसका हम आंसर लिख रहे हैं, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर गवर्नमेंट व्हीकल्स को यूज नहीं कर सकते हो। और क्या क्या थे? जल्दी जल्दी सोचो, बेटा भूल गए क्या? इसको अपनी कॉपी में बना सकते हो आप। मैं इसलिए आपको कहती हूं, हमेशा क्या करो, जस्ट जॉट डाउन ऑल द पॉइंट्स। समझ में आ रहा है? आपने हेडिंग लिखा और आपने फटाफट क्या कर लिया, उसको लिख लिया। सो दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमेशा जॉट डाउन इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज सो दैट यू कैन यूज देम इन योर एग्जाम टाइम्स। आप उन्हें क्या कर पाओ, अपने एग्जाम टाइम्स में यूज कर पाओ। इसलिए पॉइंट्स को लिख लिया करो। समझ में आ रहा है? वापस से याद करो कौन कौन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को यूज नहीं कर सकते हो, गवर्नमेंट व्हीकल्स को यूज नहीं कर सकते हो। दूसरा, याद आया? वर्शिप प्लेसेस, यू कैन नॉट यूज वर्शिप प्लेसेस एज योर इलेक्शन प्रोपोगेंडा। ठीक है, एंड थर्ड इज दी बिग बिग पॉलिसीज। यू कैन नॉट मेक कैंडिडेट्स जो इलेक्शंस के लिए लड़ रहे होते हैं, या फिर जो लीडर्स ऑलरेडी इलेक्टेड होते हैं और वो वापस से अपने इलेक्शन के लिए फाइट कर रहे होते हैं, वो किसी भी तरीके का बिग प्रोजेक्ट नहीं लेके आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? सो पहली चीज ऑफिशियल्स व्हीकल्स, दूसरा वर्शिप, थर्ड बिग पॉलिसीज। आ गई है बात समझ में? तो ये हो गया आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन डन। अब हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हाट इज यूज्ड टू कास्ट वोट्स इन द मॉडर्न इलेक्शन
इंडियन इलेक्शंस, पेपर बैलेट्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, इंटरनेट वोटिंग या फोन वोटिंग? सो व्हाट इज द राइट आंसर? बी इज द राइट आंसर. पेपर बैलेट्स तो मैम पहले यूज होते थे. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Where are polling booths usually located? Shopping malls, local schools or government offices, private homes, or police stations? Answer B. B is the right answer. Local schools or the government offices. Third question. Which of the following slogans was used by the Congress Party in 1971? याद करो मैम. सेफ डेमोक्रेसी तो कौन लेकर आया था? जयप्रकाश नारायण. लैंड टू द टिलर, लेफ्ट. गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, यस, इंदिरा गांधी. कांग्रेस में लेकर आए थे ना इंदिरा गांधी, गरीबी हटाओ और द प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस. ये कौन लेकर आया था? तेलुगु देशम पार्टी. क्लियर? सो राइट आंसर कौन सा हुआ बेटा? सी. गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी वाज द स्लोगन व्हिच वाज यूज्ड बाय द कांग्रेस पार्टी in 1971 under the leadership of Indira Gandhi. Am I clear with this? Thank you so much everyone.